हेलो फ्रेंड्स, ट्रू अचीवर्स में आज आपका मैं दिल से वेलकम करती हूँ। और जैसे कि मैंने प्रीवियस अपनी जितनी भी स्लाइड्स थी या जितने भी वीडियोस अपलोड किए थे उन सब में आपको मैंने क्वेश्चंस सॉल्व क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें मेरा मेन कंसर्न ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस तो प्रिपेयर होते ही जाएं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, आई डोंट वांट टू बिकम यू एज अ रटिफिकेशन नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जो आंसर आप उस समय उसमें क्वेश्चंस पे पुट करें, जो भी आंसर सेलेक्ट करें, वो आपको पता रहे कि उसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वही मेरा अभी भी मोटो रहेगा। आज भी जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसमें क्या कहते हैं, आपके क्वेश्चंस हैं प्लस उसके आंसर्स विद अ कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है द susceptibility of an assertion about a class of transaction, account balance, or disclosure of misstatement, whether individually or combined with other misstatements before consideration of any related control is। किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शंस में या अकाउंट बैलेंस में या हम उसमें कुछ भी तरीके का सस्पेक्ट मिले या डिस्क्लोजर ऑफ मिस स्टेटमेंट वेदर इंडिविजुअली और कंबाइंड विद द अदर मिस स्टेटमेंट, तो ये किस तरह के रिस्क में आते हैं। ठीक है, तो इस 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। पहला है डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क एंड ऑडिट रिस्क। ठीक है, तो हम बात करेंगे अपना कि इसमें आंसर नंबर सी, इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, विच रिफर्स टू सस्पेसिबिलिटी ऑफ एन असर्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, यानी जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी आप अकाउंट में बैलेंसेस हैं या आप जो भी उसके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उसमें कुछ सस्पेक्ट दिखे, उसमें कुछ मिसमैच मिले, आपके जो भी आपने डिस्क्लोज़र रखे हुए हैं, डिस्क्लोज़र मीन्स उससे रिलेटेड जितने भी आपने वाउचर्स, बिल्स या जो भी आपने एविडेंस दिए हैं वो क्लेरिफाई ना कर रहे हो आपके किस चीज़ को, आपके स्टेटमेंट को, विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो दिस टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Dash is a description of the activity of arrangement of an audit and refers to the extent and boundaries of an audit। ऑप्शंस में आते हैं, कौन से ऑप्शंस क्या से बैठेगा। ठीक है, तो ऑडिट प्लान is a description of the activity and arrangement of an audit and refers to extent the boundaries of an audit। सॉरी, डैश के इसके बाद होगा and audit scope, and audit scope refers to extent and boundaries of an audit। so पहले अगर हम बात करते हैं, audit plan is a description of the activity and arrangement of an audit। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। मैंने जब लास्ट टाइम आपको जब बताया था, जो अपनी वीडियो अपलोड की थी, उसमें एक ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक था, तो मैंने कहा था कि ऑडिट में आता क्या है, आप कहीं ऑडिट करने जाएंगे तो आप क्या क्या वहाँ पे चेक करेंगे, तो इसके जो भी चीज़ें किस टाइप की एक्टिविटी है, वहाँ पे क्या काम होता है, उसमें हमें क्या क्या टाइप के वाउचर्स मिल सकते हैं। अगर सपोज़ हम किसी एनजीओ को ऑडिट करने जा रहे हैं तो वहाँ डोनेशन जितना आता होगा उससे रिलेटेड हमें डिटेल चाहिए होगी। ठीक है, हम अगर वहाँ एनजीओ में कोई गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो गाड़ी किस पर्पज़ से यूज़ हो रही है, हमें उसकी डिटेल चाहिए होगी, और पर्सनल यूज़ हो रहा है कि ऑफिस यूज़ हो रहा है कि दोनों तरीके के यूज़ हो रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे जो भी सामान आ रहा है वो जो भी एनजीओ की अमाउंट है, फंड है, उससे आ रहा है तो उसकी लायबिलिटी कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है, ये चेक करना होता है। जितने भी खर्चे किए हैं उससे रिलेटेड वाउचर है कि नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी होटल के, रेस्टोरेंट के ऑडिट पे जाओगे तो आपका वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट
एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। टैक्स उनका टाइमली पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका फूड का क्या चार्जेस है, उनकी फ़ूड की कॉस्ट कितनी है, उससे रिलेटेड वाउचर्स कहाँ पे हैं, कितने क्या वाउचर मेंटेन करते हैं। जब वैट सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है, तो वो देखा जाता था। आज जीएसटी लगता है तो सारा टैक्स आके एक ही जगह सिमट गया है, ठीक है, तो ईजी हो गया है काम थोड़ा। तो अब पहले चीज़ बात आती है ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान क्या करता है, आपकी जो एक्टिविटी है, ठीक है, उस ऑडिट को जो आप जो ऑडिट जहाँ पे करने जा रहे हो उसका प्लान आपको बताएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट और किस टाइप के डिस्क्रिप्शंस आपको या क्या अरेंजमेंट करने होंगे उसके ऑडिट के लिए। और ऑडिट स्कोप क्या बताता है, एंड देखो, इट्स डिस्क्रिप्शन इज एक्टिविटी एंड अरेंजमेंट फॉर एन ऑडिट। एंड इसके बाद आएगा आपका आंसर ऑडिट स्कोप। ऑडिट स्कोप रिफर्स टू एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ एन ऑडिट। यानी ऑडिट स्कोप, आप जितना अच्छा ऑडिट प्लान करके चलोगे ना उतना ही स्कोप अच्छा हो जाएगा आपकी ऑडिट को बहुत अच्छे रूप में करने के लिए। अगर आपका ऑडिट से रिलेटेड आपको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ वहाँ ऑडिट करते जाते समय क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तो आप सिमट के रह जाएंगे, आप डिटेल ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो सो फॉर अ डिटेल ऑडिट you have to check, you have to make a plan, you have to make a list of the document, that which type of document you have to check। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। ऑडिट प्योर थियोरेटिकल टॉपिक है और आपका सारे सेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज से कम नहीं है। ऑडिट आप जितना प्रैक्टिकली करेंगे उतना अच्छे से आता है, ठीक है। तो सब यानी इसीलिए आपको ऑडिट को इसीलिए थोड़ा सा अभी समझाते जाऊंगी, जब जब ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा उनको समझाऊंगी, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या आंसर देना है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एन ऑडिटर ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द न्यू क्लाइंट्स बिजनेस एंड इट्स इंडस्ट्री टू। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम भी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, इसका आंसर बताया था। एन ऑडिटर ऑब्टेन नॉलेज अबाउट अ न्यू क्लाइंट्स बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन दैट मे हैव एन इफेक्ट ऑन क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पहला, अगर देखा जाए कि अंडरस्टैंड द इवेंट, ठीक है, ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है, कोई भी नया बिजनेस का ऑडिट करेगा या नया बिजनेस ऑडिट करने जाएगा या कोई भी ऐसी नई फील्ड का ऑडिट कर रहा है जिसके बारे में उसको उतना नहीं पता है कि एक्चुअली वर्क क्या है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर उसको कोई भी चीज़ को वर्क के बारे में अच्छे से पता है तो वो उसके जितने भी इवेंट्स ट्रांजैक्शंस जो भी उन्होंने वाउचर्स मेंटेन किए हुए हैं उन्हें देखेगा, उसके बेस पे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट बनाएगा। सो कुछ भी आंसर्स आप कोई भी काम करोगे ऑडिट में, अगर आप कोई भी आप ऑडिट करने जा रहे हैं, एक ऑडिटर क्या करेगा, पहले बिजनेस का क्राइटेरिया समझेगा कि बिजनेस क्या काम करता है, सर्विस रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, ठीक है, अगर सर्विस रिलेटेड है तो ट्रेडर में आता है, ठीक है, कि आपका होटल एंड सर्विसिंग में है, ठीक है, आपका एनजीओ का है, कोई ट्रस्ट है, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो विच टाइप ऑफ बिजनेस ही इज़ डूइंग, वो कोई क्या कहते हैं कंसल्टेंसी बिजनेस चलाता है, सर्विस देता है, या फिर उसका कोई फूड का बिजनेस है, या कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, या कोई टूरिज्म का उसका बिजनेस है, तो कुछ भी एंटिटी होगी उसकी, कोई भी वर्क करता होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसमें पहले ट्रांजैक्शन किस टाइप के होते होंगे। व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अ ट्रांजैक्शन इन अ पर्टिकुलर एंटिटी देन यू आर कैपेबल टू डू द ऑडिट ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगी, स्टेटमेंट चाहिए होंगी।
पहला लिखा हुआ है पॉइंट, इंटरनल चेक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. इंटरनल चेक सिस्टम एलिमिनेट्स एरर एंड फ्रॉड्स. एंड इफेक्टिव इंटरनल check system of an organization reduce the liability of an external auditor as far as the audited account of the organization are concerned. Internal check cannot be introduced the organization without first installing internal audit. Here are the 4 points, which one is correct. तो सबसे पहले हमारा माइंड यहीं पे क्लिक करेगा जब हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन ए बी सी डी में चारों में हमने देखा कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट सही नहीं है. कितने सारे पॉइंट सही हैं उसमें? 2 पॉइंट तो एटलीस्ट हमारे सही हैं. तो हम उन्हीं 2 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेंगे कि वो 2 पॉइंट्स हमारे कौन से हैं. तो पहला पॉइंट जो आपका सही है, मैं आप लोगों को पहले इंटरनल चेक्स में कितने पॉइंट्स आते हैं ये आपको बता दूं. ठीक है. An internal check is a part of an internal control. The purpose of internal check is to prevent or minimize the possibilities of error, frauds and irregularities. Internal check होता क्या है? ठीक है, आपको पता शायद हो या ना हो, कोई भी कंपनी अपना एक सीए रखती है. उसका एक सीए होता है जो उसका इंटरनल ऑडिट करता है, एक्सटर्नल ऑडिट अलग से होता है. चाहे बैंक हो चाहे कोई कंपनी हो, सबका इंटरनल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है, एक सीए इंटरनल ऑडिटर होता है और उनका एक्सटर्नल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी होता है जो कि अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट. तो अगर इंटरनल ऑडिटर है तो वो पहले क्या करेगा? वो चेक करेगा कि जितने भी स्टेटमेंट हमारे पास हैं वो सारे सही हो. तो पहला पॉइंट जो था इसका, ठीक है, 4 पॉइंट होते हैं इंटरनल चेक के. जो आपको पहला पॉइंट, इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट मेंशन है. वो भी मैं जब चारों पॉइंट बोलूँगी तो आपको अपने 2 जो करेक्ट पॉइंट हैं वो मिल जाएंगे. प्लीज़ लिसन केयरफुली व्हेन आई एम टेलिंग यू द points. An internal check is a part of internal control. The purpose of the internal check is to prevent or minimize the possibility of error, fraud and irregularities. मतलब internal check का main purpose होता है कोई भी fraud हो, कोई भी mistake हो, कोई भी error हो या irregularities दिख रही है transactions में या events में, तो वो correct हो पाए. Second point is that internal check is based on the principle of division of labor. Principle of division ऑफ लेबर. तो इंटरनल चेक किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. तो आई होप यू विल गेट योर फर्स्ट करेक्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज दैट इंटरनल चेक कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फर्स्ट इंस्टॉलिंग इंटरनल audit. I hope all of you get the 2 correct points. Is the first point is that internal check is based on the principle of division of labor, and the fourth point is your correct point. Internal check cannot be introduced in the organization without first installing internal audit. बिना इंटरनल ऑडिट के आप इंटरनल चेक इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अपने किसी भी काम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में. फोर्थ पॉइंट भी है, मैं बता देती हूँ. मान लो ये 2 पॉइंट करेक्ट पॉइंट आए हैं क्वेश्चन में, अगर 2 और अलग से कुछ करेक्ट पॉइंट आते तो ठीक है, उसके लिए मैं बता रही हूँ. इंटरनल चेक इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस and is a part of a day-to-day routine. It relate to all the transactions that take place every day. आ गया बात समझ में? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डैश refers to difference between amount classification, presentation, disclosure of a reported financial statement item and the amount, the classification, presentation or disclosure of that required of the item to be accordance with the applicable financial reporting framework. So इसको बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को. आंसर इसका बहुत ही इजी है. मुझे बताने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आंसर आप सबको बताऊंगी.
लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन, अगर हमारी अमाउंट में, उसके क्लासिफिकेशन में, उसके प्रेजेंटेशन में, डिस्क्लोजर में ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको कोई भी तरीके का कुछ भी फेक दिखे, कुछ भी सही ना दिखे, या जो भी आइटम्स लिखे हैं that are not accordance with the applicable financial reporting, तो क्या कहलाता है? This is called directly misstatement. Why? क्योंकि आप किसी चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है? मिस स्टेटमेंट कहलाती है। एंड मिस स्टेटमेंट कुड हैव बीन कॉज बाय एन एरर इन रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। देखिए, मिस स्टेटमेंट हम बाय मिस्टेक भी कर सकते हैं। वी कैन डू मिस स्टेटमेंट बाय एरर, हमसे गलती से हो सकती है। लेकिन अगर फ्रॉडुलेंटली हम कर रहे हैं, यानी जानबूझकर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर अप करने के लिए कर रहे हैं, तो दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक, जो कि ऑडिट के टाइम पे नहीं छुपती है। अगर कोई भी आपके जितने भी आप ट्रांजैक्शन हो रहे हैं किसी भी एंटिटी में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, अगर वहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें सही नहीं मिलती हैं, तो दिस इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल व्हेन आई वेंट फॉर अ ऑडिट इन अ एनजीओ इन, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक रायबरेली, Pratapgarh I went for an audit. Then what I seen there, they have a motorcycle for purpose. I went for NGO audit. So what I saw there when I started to audit the documents, what I found, मैंने देखा कि जो वहाँ की व्हीकल थी उसकी मीटर रीडिंग की भी एक डायरी बनती है, एक रजिस्टर बनता है, क्योंकि वो ऑफिस पर्पस के लिए थी। तो व्हाट आई फाउंड दैट कि वहाँ पे जो भी मीटर रीडिंग लिखी हुई थी वो मिसमैच थी। इट नॉट इन द कंटिन्यूअस सीरीज, क्योंकि अगर 1000 किलोमीटर चली है तो 1000 से फिर 1001 किलोमीटर चलेगी, तो देयर इज़ अ गैप, देयर इज़ अ व्हाट वी से डिस्टेंस जो भी था उसमें मतलब पर्पस पता चल रहा था कि वो उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करी है। देन आई आस्क्ड देम वन क्वेश्चन कि इट इज़ ओनली फॉर अ पर्सनल ऑफिशियल यूज़ और बोथ पर्सनल और ऑफिशियल, तो दे रिप्लाइड मी कि नो, इट इज़ ओनली फॉर अ ऑफिशियल यूज़। देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू देम कि why you have used for personal use, where is the bill? तो then they are speechless and they have no answer. तो अपने ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से प्रिटेंड करना, अगर वो व्हीकल पर्टिकुलर ऑफिस यूज़ के लिए भी होती, ठीक है, या पर्सनल ऑफिस, दोनों के लिए होती, तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं इस पॉइंट को कि हाँ ये इस चीज़ के लिए यूज़ होती है। लेकिन जब उसमें लिखा है क्लियरली ये ऑफिस पर्पस के लिए है और मीटर रीडिंग गड़बड़ थी, तो मैंने वहीं पे पॉइंट उनका नोट किया एंड आई हैव मेंशन दैट पॉइंट इन माय रिपोर्ट कि द व्हीकल इज़ नॉट, व्हीकल इज़ यूज फॉर द पर्सनल यूज़ ऑल्सो, ठीक है, जो कि नहीं करनी थी। इट इज़ दिस व्हीकल इज़ ओनली फॉर द ऑफिशियल यूज़, बट दे हैव यूज दिस व्हीकल फॉर द पर्सनल यूज़ ऑल्सो। तो वट एवर द रिपोर्ट्स, द फाइनल रिपोर्ट्स इज रिपोर्टेड, वी विल डिस्कस इट लेटर। अभी इस पे आते हैं क्वेश्चंस पे। मैंने आपको सिर्फ ये एग्जांपल दिया, इज़ अ व्हाट वी से लाइव एग्जांपल, ठीक है, कि आपको भी ऑडिट के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ डिटेल है, कुछ चीज़ें मैंने कहा ना प्रैक्टिकली होती हैं, जो एप्लीकेबल होती हैं और प्रैक्टिकली दिखती हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो मिस स्टेटमेंट होगा अगर हमारा जितना भी डिस्क्लोजर ऑफ स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं है या वो मैच नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Dash include both information contained in the dash underlying of the financial in the statement and other information. तो here are the option. पढ़ लीजिए. ऑडिट फाइल, ऑडिट रिकॉर्ड, इंटरनल ऑडिट, कॉन्फिडेंशियल ऑडिट रिकॉर्ड्स, ऑडिट एविडेंस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, accounting records. So answer is audit evidence includes both information contained in the accounting record underlying the financial statement and other information. तो आपका जो ऑडिट एविडेंस होता है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, आपके फाइनेंशियल रिलेटेड से, अकाउंट्स रिकॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग आप करते होंगे अपने अकाउंट्स में, ठीक है. इसीलिए कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका पूरी कंपनी का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा बेस उस पर. अगर अकाउंट्स में गड़बड़ है तो दैट्स मीन कंपनी इज़ या ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग फ्रॉडुलेंटली, गलत काम कर रही है, क्योंकि दे हैव नो करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन. नॉट इवन ऑफ दिस, बैंक को भी होता है. बैंक में भी उन्हें, आप कोई भी एंटिटी ले लीजिए, चाहे बैंक ले लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर ले लीजिए, हर जगह अकाउंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक मनी. उसको कैसे यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, दे हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड. तो इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम होता है तो ऑडिट एविडेंस में क्या लेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड जितने आपने बनाए हैं. आप जर्नल बुक्स बनाते हैं, ठीक है, यानी बुक कीपिंग करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो आपकी वो जो जर्नल्स होंगे वो लेंगे. आप जो लेजर्स बनाते हैं वो होंगे. आपका ट्राई बैलेंस होगा, योर फाइनल बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है. मोस्टली वट मेंटेन किस में मेंटेन होते हैं हमारे पूरे लेजर्स वगैरह, एवरीबडी आई थिंक नो अबाउट इट. हमारे जर्नल, लेजर्स, ट्राई बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हमारी बैलेंस शीट, हमारी सब चीज़ टैली में मेंटेन होती है, ठीक है. तो इसका आंसर पता चल गया आपको. नेक्स्ट में बढ़ते हैं. गवर्नमेंट ऑडिट इज ऑल्सो इंक्लूड द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कंडक्टेड बाय. तो गवर्नमेंट ऑडिट कौन कौन से ऑडिट इंक्लूड करता है, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके द्वारा जो कंपनीज कंडक्टेड की गई हैं वो सब गवर्नमेंट ऑडिट ऑल्सो इंक्लूड इट. नो कंफ्यूजन, देयर इज वी हैव टू ओनली लर्न दिस आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्ट इफेक्टिवनेस. देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस क्वेश्चन में लगेगा कि हाँ मुझे आपको बहुत एग्जाम्पल देना चाहिए, मैं बताऊँगी, क्योंकि इससे पहले जो मिस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था जिसमें मिस स्टेटमेंट फ्रॉड वगैरह था, तो फ्रॉड क्या होते हैं, मिस स्टेटमेंट क्या होती हैं, एरर क्या होती हैं, दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो मुझे डिस्कस करनी थी. इसी तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे तो आई विल डिस्कस विद यू. नाउ मूव ऑन दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स इफेक्टिवनेस. रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, risk of incorrect acceptance, both B and D, and risk of over reliance. So which of the following affects audit effectiveness? तो answer is both B and D. Risk of incorrect acceptance and risk of over reliance is both are the effect of effectiveness. क्यों? इट्स इफेक्ट द ऑडिट इफेक्टिवनेस एंड आर मोर लाइकली टू लीड द इनॉर्मस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, गलत चीज़ अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे उसका फाइनेंशियल जो भी रिकॉर्ड होगा इट विल अफेक्ट दैट इट्स इफेक्टिवनेस. सो आंसर इज बोथ बी एंड डी. Let's move on the next question. The working paper which auditor prepares for the financial statement audit are
Evidence of an audit conclusion owned by the client, owned by the auditor, retained in the auditor office until a change in auditors. To the working papers which an auditor prepares for financial statement audit are क्या करते हैं, are owned by auditor. ठीक है, जो भी वर्किंग पेपर्स वो करते हैं तो वो उनके पास ही रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. A vacancy caused by resignation of an auditor is filled by journal meeting. ठीक है. A vacancy caused by resignation of an auditor is filled by journal meeting. journal meeting में फील्ड होती है, लेकिन कब होती है, अगर कोई भी ऑडिटर, ठीक है, अब इफ एन ऑडिटर, ठीक है, कितने दिन में होगी, विद इन 30 डेज दे हैव टू फिल दैट वैकेंसी. ठीक है. एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर शैल बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द जनरल मीटिंग. देखो, ऑडिटर की वैकेंसी को फिल तो कर देना है 30 डेज में, लेकिन उसके लिए अप्रूवल चाहिए मेंबर्स का कन्वेंट विद इन 3 मंथ्स और 90 डेज, 3 मंथ्स और 90 डेज of the recommendation of the board, and he shall hold the office till conclusion of next annual general meeting. ठीक है. नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से पहले विद इन 90 डेज अप्रूवल दे के विद इन 30 डेज हमको क्या कर देनी होती है, इस वैकेंसी को फिल करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं. क्वेश्चन इसलिए 30-90 डेज बताया कि इसके बेस आ जाएंगे 30 डेज, विद इन 30 डेज हमें फिल करनी पड़ती है वैकेंसी. ठीक है. आते हैं इस क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर. आंसर पे बात कर लेते हैं. सेक्शन 226(1), सेक्शन 226(2), सेक्शन 224(1), 224(2), 226(3), 226(4), 224(3) एंड सेक्शन 224 सबसेक्शन 4. तो क्वालिफिकेशन किस पे डिपेंड करती है, दिस करेक्ट ऑप्शन इज ए, सेक्शन 226 सबसेक्शन 1, सेक्शन 226 सबसेक्शन 2. द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 226 सबसेक्शन 1 के बारे में. तो क्वालिफिकेशन कहती है द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मे बी आइदर एन इंडिविजुअल और अ फर्म. ठीक है. तो ऑडिटर सिर्फ एक इंसान और एक फर्म भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि फर्म, इन अ फर्म दे ऑल्सो सीए, इंडिविजुअल ही इज ऑल्सो सीए. एंड इन केस ऑफ इंडिविजुअल ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन अ मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949. ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI के से सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. ठीक है. तो कौन होगा, 226(1) में क्या क्वालिफिकेशन आएगी, आइदर इंडिविजुअल और फर्म हो सकती है. ठीक है. और उस इंडिविजुअल की अगर बात करें जाएगी तो ही मस्ट बी अ CA. 226(2) सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अ पर्सन होल्डिंग अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द रिस्ट्रिक्टेड स्टेट ऑडिटर रूल्स प्रायर टू द enactment of a Part B State Law 1951 can also be an auditor of a company. ठीक है. सिंपल सी बात है. ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड पर्सन होना चाहिए. ही मस्ट होल्ड अ सर्टिफिकेट, अ डिग्री ऑफ हिज चार्टर्ड अकाउंटेंसी. आगे बात समझ में. तो गाइज हेयर आर द क्वेश्चंस विच आई डिस्कस्ड. मोस्टली इसमें आज ऑडिट के क्वेश्चंस आए थे. अभी मैं थोड़े और कोशिश करूँगी कि ऑडिट के क्वेश्चंस आएँ. देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन टैक्स एंड ऑल. ठीक है. TDS में भी बात करनी है, अभी हमें टैक्स में भी बात करनी है. सो अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को
लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने लोगों को हो सके भेजिए लिंक कि वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप लोगों को कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, या इज़ नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स, अगर आपको रीजनिंग से रिलेटेड कुछ डाउट आ रहा है, मैथ्स से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, इंग्लिश से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, देन यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन ऑल्सो, डोंट वरी, ठीक है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। मेरा मेन कॉन्सेप्ट रीजनिंग, अकाउंट्स में टैक्स एंड ऑडिट रहेगा, लेकिन इफ़ यू हैव अ डाउट इन अ डिफरेंट टॉपिक ऑल्सो देन यू कैन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, प्लीज़ बीइंग अ फ्रेंड आप मेरे से पूछ सकते हो, नो डाउट, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल लग रही होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में पक्का मिलेंगे हम लोग फिर से। बाय बाय।